Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about CPR कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation और CPR की जितनी भी इंडिकेशन है, उसकी जितनी भी स्टेप्स है और थ्योरेटिकल उसकी जितनी भी बैकग्राउंड्स है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और CPR की जो वीडियोस की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, फिर वहाँ से आप लोग जो है उसकी वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन वीडियो से पहले ज़रूरी है कि हमें CPR की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होनी चाहिए कि कितनी उसकी कंप्रेशंस होती है, कितनी उसकी जो है वो रेस्क्यू ब्रीथिंग्स होती है और मल्टीपल उसकी इंडिकेशन कंट्री इंडिकेशन जो है उसके स्टेप्स किस तरह। तो ये सब चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और CPR जो है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 की ऑस की और ऑस्पी में एक बेसिक स्किल्स है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दैट व्हाट इज CPR। CPR or cardiopulmonary resuscitation is an emergency life-saving procedure performed when the heart stop beating. Immediate CPR can double or triple chance of survival after cardiac arrest. CPR जो है CPR या इसकी जो फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation, इट मीन्स कि दिस इज द कम्बिनेशंस ऑफ टू सिस्टम जिसके लिए हम जो है वो रिsuscitation के बेस पे हम CPR जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो कार्डियो यानी कार्डियक जो सिस्टम है और इसके अलावा जो पल्मोनरी सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कार्डियक अरेस्ट या इसके अलावा पल्मोनरी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूज नीड ऑफ CPR इज़ फील। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर बच्चों में जब हम देखते हैं ना तो ज़्यादातर जो है CPR की ज़रूरत होती है उसकी पल्मोनरी प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज बच्चों की जो लंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर्स होते हैं और ज़्यादातर एडल्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है वो बिकॉज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम्स, इसी वजह से जो है एक पेशेंट के लिए CPR की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये कि ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट जो है वो बीटिंग स्टॉप करे या जब लंग्स में जो है उसकी सफोकेशन है, लंग्स के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है वो गैसेस एकमुलेट हो जाए, जिसकी हम बात करेंगे। इमीडिएट CPR कैन डबल और ट्रिपल चांस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए यानी कार्डियक अरेस्ट मीन के हार्ट जो है अपनी बीटिंग स्टॉप करे, तो CPR जो है ये ज़िंदगी की जो चांसेस है, सर्वाइवल की जो चांसेस है वो तकरीबन डबल या ट्रिपल जो है उसकी चांस को बढ़ाता है। यानी मतलब ये है कि अगर हम CPR स्टार्ट करें आफ्टर कार्डियक अरेस्ट यानी व्हेन द हार्ट स्टॉप देयर बीटिंग, तो CPR की वजह से हम उसकी डबल या ट्रिपल जो है उसकी ये चांसेस हो सकते हैं कि वो बंदा जो है वो बच जाए। कीपिंग द ब्लड फ्लो एक्टिव even partially extend the opportunity for a successful resuscitation once trained medical staff arrive on site। यानी CPR जो है ये ब्लड की जो फ्लो है उसको एक्टिवेट करते हैं पार्शियली या कम्प्लीटली, और इसकी वजह से जो रिsuscitations है वो हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कोई मेडिकल स्टाफ, जब तक कोई ट्रेंड बंदा जो है वो ना आए। तो इट मीन्स कि CPR जो है ये जस्ट एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, एक नर्सिंग की स्टाफ के लिए, एक मेडिकल जो है प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि CPR जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोग भी काम करते हैं, जहाँ पे भी लोग काम कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ है, कोई होम्स है, कोई स्कूल्स है, कोई विलेज है, जहाँ पे भी व्हेन देयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, तो हमें वहाँ पे जो है वो CPR की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है ये अनप्रेडिक्टेबल्स होती है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। और जब भी हमारे पास ट्रेंड कार्डियक जो है लोग हो, जिसको CPR के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ जो है उसके स्टेप के बारे में मालूमात हो, तो उसकी वजह से डबल या ट्रिपल चांसेस होते हैं कि हम उस इंसान की ज़िंदगी जो है उसको बचा दें। CPR फैक्ट एंड स्टैट्स। इन 1 year अलोन 4,36,000 अमेरिकन डाई फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट। ये एक रिसर्च शो करता है कि तकरीबन 1 year में ये तकरीबन 4,36,000 अमेरिकन जो है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। मोर देन 3,50,000 कार्डियक अरेस्ट ऑकर आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल ईच ईयर। और इसमें से तकरीबन 3,50,000 या 50,000 जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मरते हैं आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, बिकॉज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम। यानी इट मीन्स कि इन 4,36,000 में से तकरीबन 3,50,000 लोग जो है वो आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल जो है वो मर जाते हैं। तो अब खुद इमेजिन करें कि ये कितनी लार्ज अमाउंट है जिसके लिए CPR की ज़रूरत है, और इन लोगों को कार्डियक अरेस्ट जो कि 3,50,000 लोग हैं उसकी ज़िंदगी जो है वो हम बचा सकते हैं, उसकी सर्वाइवल को हम मेक श्योर कर सकते हैं जब भी वहाँ पे आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल कम्युनिटी में लोगों को जब हम गाइड करें, हम कम्युनिटी में लोगों को जब हम सिखा दें। बाई स्टैंडर्ड CPR इम्प्रूव सर्वाइवल। बाई स्टैंडर्ड का मतलब ये है वो लोग जो कि अरेस्ट बंदे के साइड पे खड़े हो। फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर जो है वो एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब वहाँ पे अलॉट ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट देयर इन देयर सराउंडिंग। तो अगर इसमें से कुछ लोगों को CPR के बारे में अच्छी तरीके से इल्म हो, CPR परफॉर्म कर सकते हो, तो वो उस इंसान की ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। हेल्प
इज़ नीडेड इमीडिएटली। और सीपीआर की जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कार्डियक अरेस्ट के प्यूपल्स होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उसको बिल्कुल इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत होती है। तो अगर उसके बाई स्टैंडर्ड में, उसके सराउंडिंग्स में अगर कोई जो है सीपीआर ट्रेंड पर्सन हो, तो वो उसकी ज़िंदगी जो है वो बचा सकता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब यह है कि एक इंसान को जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो कितनी टाइम जो है उसमें लगते हैं और उसके कितनी स्टेप्स है। तो सबसे फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं 0 मिनट, यानी ब्रीथिंग स्टॉप, हार्ट विल सून स्टॉप बीटिंग। यानी 0 मिनट का मतलब ये है कि जैसे भी एक इंसान को कार्डियक अरेस्ट होता है ना, एज सून एज उसकी ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप होती है, हार्ट विल सून स्टॉप बीटिंग, और इसके साथ साथ उसका जो दिल होता है ना, वो करीब जो है वो बीटिंग स्टॉप करेगा। 4 मिनट ब्रेन डैमेज पॉसिबल। 4 मिनट में जो है, यानी अगर एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो जाए और इसके ऊपर जो है वो 4 मिनट गुजर जाए, तो इसके बाद जो है वो ब्रेन डैमेज पॉसिबल, यानी ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्योंकि ब्रेन को अगर 5 से 6 मिनट के दरमियान में अगर ब्रेन को जो है वो ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाए, तो इसके दरमियान में जो है वो कोई भी जो है वो ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, कोई भी इस्केमिक जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। तो 4 मिनट में ब्रेन डैमेज पॉसिबल, 6 to 10 मिनट्स ब्रेन डैमेज लाइकली, यानी इसमें चांसेस होता है 6 to 10 मिनट में कि ब्रेन को जो है वो नुकसान पहुंच जाए। इसके बाद ओवर 10 मिनट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज ऑलमोस्ट सर्टन। इसके बाद अगर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो इसके बाद ब्रेन को इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज होगी। इट मीन्स कि कार्डियक अरेस्ट जब हो जाए तो इस टाइम पे हार्ट जो है वो बीटिंग स्टॉप करेगा। अब ब्रेन जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है जिसके लिए ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है। अब सुन, जिस तरह भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं, अगर हम जल्दी जो है एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 मिनट, विद इन सेकेंड्स अगर हम सीपीआर स्टार्ट करें, तो इट मीन्स कि हम उसकी ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर जितने भी ज़्यादा टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लिकेशन जो है कार्डियक अरेस्ट के वो इंक्रीज होते हैं, और इसके बाद अगर हम एक पेशेंट को रिवर्ट भी करें तब भी पेशेंट की कुछ वाइटल आर्गन जो है उसको इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो पहुंच जाती है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हार्ट एनाटॉमी, यानी हार्ट एनाटॉमी में हार्ट के तकरीबन 4 चैम्बर्स है, जिसमें राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इसके अलावा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड की वेसल्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं एओर्टा, जो कि ह्यूमन बॉडी को तकरीबन थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी को ब्लड सप्लाई कर लेते हैं। और इस तरह जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्स लगा होते हैं उसको हम कहते हैं माइट्रल वॉल्स। और इसके साथ साथ राइट आर्ट्रियम्स और इस तरह जो है वो राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो वॉल्स लगा होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्स। और इससे पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो निकलती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है या पहुंचा देता है टुवर्ड्स द लंग्स, और फिर लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, और आफ्टर ऑक्सीजनेशन वो फिर जो है दोबारा पहुंच जाता है टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम से विद द हेल्प ऑफ माइट्रल वॉल्व्स जो है वो फिर पहुंच जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर ब्लड जो है वो पहुंच जाता है इनटू द एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू ह्यूमन बॉडी को जो है वो फिर स्प्रेड होते हैं, ह्यूमन बॉडी को वो ब्लड जो है वो पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इंडिकेशन ऑफ सीपीआर, यानी वो कौन सी एरियाज है वेयर देयर इज नीड ऑफ सीपीआर। अ पर्सन माइट नीड सीपीआर इफ दे स्टॉप ब्रीथिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, अ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। अगर एक बंदे की ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, एक बंदा अनकॉन्शियस हो जाए, और इसके बाद जो है जब उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, मतलब है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए या उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, यानी उसका हार्ट जो है वो अपना काम छोड़ दे, और इसके बाद जो है वो लंग्स तक ब्लड नहीं पहुंच सकता, तो इट मीन्स कि हार्ट और लंग्स के दरमियान एक कम्बिनेशन है। यानी हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है टुवर्ड्स लंग्स, लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन से दोबारा वो ब्लड जो है आफ्टर ऑक्सीजनेशन वो पहुंच जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर जो है वो पहुंच जाता है इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह जो है सीपीआर दोनों में अगर प्रॉब्लम्स है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो एक पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजनेशन है, वो उसकी स्टॉप हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट जो इंडिकेशन है चोकिंग। चोकिंग मीन्स कि अगर उसकी जो है सांस की नाली में कोई चीज़ जो है वो फंस जाए, जिसको हम कहते हैं चोकिंग। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए जिसमें पेशेंट का हार्ट इन्वॉल्व हो जाए, लंग्स इन्वॉल्व हो जाए। नियर ड्रॉविंग्स, अगर जो है पानी में गिर जाए, ड्रॉविंग हो जाए, लंग्स के अंदर जो है वो पानी चला जाए, सफोकेशन, लंग्स के अंदर जो है वो कोई गैस वगैरह चला जाए, पॉइजन, कोई ड्रग की ओवरडोज है, पॉइजनिंग हो जाए, और ड्रग और अल्कोहल ओवरडोजेज, स्मोक इनहेलेशन, अगर स्मोक के अंदर या किसी जगह पे कोई अगर आग लग जाए और इस टाइम पे वहाँ पे कोई बंदा है, तो वो सारा जो है वो स्मोक जो है वो चला जाता है इनटू देयर लंग। इसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन, अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए जिसके बाद कार्डियक जो है अपनी एक्टिविटी स्टॉप करे। सस्पेक्टेड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं SID,
SIDS, सस्पेक्टेड इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये एक डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली बच्चों में पाया जाता है और अचानक उसकी जो लंग्स होती है ना, वो अचानक जो है वो अपनी ऑक्सीजनेशन जो है वो स्टॉप कर लेती है, जिसको हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और मोस्टली ये बच्चों में पाई जाती है जब बच्चे के ऊपर कोई तक या कोई इस तरह जो है वो कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह जब बच्चे के ऊपर जो है वो पड़ जाए, तो इसकी वजह से उसका सांस जो है वो बंद हो जाता है। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट जो हमने बात की कि अगर कार्डियक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाए। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीएफ, जो कि फर्स्ट जो है वो दी गई है। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब है कि अगर वेंट्रिकल के दरमियान जो है उसकी जो स्पीड है या उसकी जो फिब्रिलेशन है, उसकी जो बीटिंग्स है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अगर हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। इस तरह एसिस्टोल, मतलब यह है कि सिस्टोल जो है, सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो डेवलप नहीं होता, कंट्रक्टिलिटी नहीं है। इस तरह पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो इट मीन्स कि पल्स जो है, पल्स इसमें फील्स नहीं होता। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कुछ टाइम पे पेशेंट की होती है, लेकिन उसका पल्स जो है फॉर सम स्पेसिफिक टाइम वो जो है वो हम फील नहीं कर सकते। तो मतलब है कि ये जितने भी जो है वो इंडिकेशन है, अगेन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एसिस्टोल्स और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बट पेशेंट का पल्स जो है वो फील्स नहीं होता। तो ये सारी जो है वो इंडिकेशन है, जिसके बाद जो है वो हमने सीपीआर जो है वो स्टार्ट करना है। और ये इसकी जो ईसीजीज है, हर एक की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एसिस्टोल जो है ये पिक्चर्स में भी दी गई है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी वो कौन से एरियाज है जहाँ पे हमने सीपीआर को फिर स्टॉप करना है। द ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सीपीआर इज डू नॉट रिsuscitate. Orders or other advance directive indicating a person desire to not to be resuscitate in the event of cardiac arrest. यानी मतलब यह है कि एक ऑर्डर जो है जिसको हम कहते हैं डू नॉट रिsuscitate ऑर्डर, जो है अगर यह है एक पेशेंट की, तो इस तरह की पेशेंट जिसको हम कहते हैं DNR ऑर्डर, तो इस तरह की पेशेंट को फिर हम जो है वो रिsuscitate नहीं कर सकते और उसको हम फिर जो है वो छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट की जो है एडवांस डायरेक्टिव इंडिकेटिंग अ पर्सन डिजायर टू नॉट टू बी रिsuscitate इन द इवेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, या अगर कुछ लोग जो है अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे ये कंसेप्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर पेशेंट के अटेंडेंस आपको मना करे कि मेरे पेशेंट के लिए सीपीआर स्टार्ट ना करे, तो इस टाइम पे भी जो है वो हमने सीपीआर फिर जो है वो नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो काज होती है। तो हमने पेशेंट के अटेंडेंस को भी जो है वो देखना है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर, यानी सीपीआर की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं या जिसके चांसेस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीपीआर। ब्रोकन चेस्ट बोन, जितने भी चेस्ट बोन्स है जिफाइड के साथ जो रिब्स होते हैं ना, उसके जो है वो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, अगर नर्व जो है वो किसी जगह पे रप्चर्स हो जाए, वॉमिटिंग एंड इंस्पायरेशन, उसकी भी चांसेस होती है कि अगर कोई चीज़ जो है वो चला जाए इनटू द लंग्स। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफन कॉज बाय ब्रोकन रिब्स इन स्टर्नम, अगर ब्रोकन रिब्स या स्टर्नम अगर ये जो है रप्चर्स हो जाए, तो इसमें जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा डिमेज एयरवे, कोलेप्स लंग्स, कट ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन, तो ये जितने भी है ये कॉम्प्लिकेशन है सीपीआर की। लेकिन जब हम देखते हैं ना, तो सीपीआर की बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्प्लिकेशन। तो दैट्स वाई हमने कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है और हमने पेशेंट की ज़िंदगी को बचाना है। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, ये मज़ीद जो है ये फिर जब पेशेंट बच जाए तो इसके बाद जो है इसके चांसेस हो सकते हैं कि हम उसको जो है वो ट्रीट करें, हम उसको रिकवर करें। लेकिन अगर हम सीपीआर को जो है वो परफॉर्म ना करें, तो इसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो चली जा सकती है। अब इसके बाद जो है सीपीआर कि जो है एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में जो सीपीआर है, चेस्ट कंप्रेशंस है और इसके अलावा जो रेस्क्यू ब्रीथिंग है उस वो डिफरेंट है। जब हम बात कर लेते हैं सीपीआर हैंड प्लेसमेंट, जब हम एडल्ट की बात कर लेते हैं तो एडल्ट में और चाइल्ड में तकरीबन इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। एडल्ट में ज़्यादातर हम जो है वो 2 हैंड से सीपीआर कर लेते हैं, चाइल्ड में हम 1 हैंड से सीपीआर करते हैं जो कंप्रेशन हम देते हैं, और इन्फेंट में तकरीबन हम फिंगर जो है, टिप ऑफ द फिंगर, उससे हम जो है वो एक बच्चे को जो है वो हम सीपीआर दे देते हैं, उसको हम कंप्रेशन देते हैं। इसके अलावा कंप्रेशन की जो डेप्थ है बच्चों में, एडल्ट में और इस तरह इन्फेंट में ये डिफरेंट है। तकरीबन एडल्ट की जब हम बात कर लेते हैं तो एटलीस्ट 2 इंचज़ हमने उसकी चेस्ट को नीचे लेके जाना है, और ये तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में, और 2 इंचज़ जो है तकरीबन ये हमने उसको नीचे लेके जाना है। और इस तरह जब हम चाइल्ड की बात कर लेते तो इसमें भी तकरीबन 2 इंचज़ या अप्रॉक्सीमेटली इसमें 5 सेंटीमीटर जो है हमने उसको चेस्ट को नीचे दबाना है, यानी हम अपने डोमिनेंट हैंड को जो है वो चेस्ट के ऊपर रख देते हैं और हम पेशेंट की चेस्ट को जो है वो हम प्रेस कर लेते हैं, उसको हम कंप्रेशन देते हैं ताकि हम हार्ट तक अपनी प्रेशर जो है वो पहुंचा दे।
इसके अलावा जब हम इनपेंट की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 1.5 इंचेस हमने उसको कंप्रेशन की जो डेप्थ है, कंप्रेशन की जो प्रेशर है वो हमने अप्लाई करना है, और ये तकरीबन जब हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर जो है वो हमने उसको प्रेशर देना है। इसके अलावा सीपीआर कंप्रेशन रेट, कंप्रेशन की जो रेट है 100 कंप्रेशन पर मिनट जो है वो हमने पेशेंट्स को देने हैं। अब ये जस्ट थ्योरेटिकल आप अपने माइंड के अंदर याद रखें, बाकी सीपीआर की जो स्टेप है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसमें हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि कब हमने कंप्रेशन स्टार्ट करना है, कब हमने जो है वो ब्रीथिंग स्टॉप करना है। सीपीआर कंप्रेशन फॉर मिनट तकरीबन 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन, और जो कंप्रेशन की स्पीड है वो तकरीबन 100 कंप्रेशन पर मिनट वो हमने देना है। लेकिन इस 100 कंप्रेशन के दरमियान में आफ्टर ईच 30 कंप्रेशन हमने पेशेंट को 2 जो है वो वेंटिलेशन देना है, 2 हमने उसको रेस्क्यू ब्रीथ जो है वो देना है। वेंटिलेशन अनटिल द चेस्ट क्लियरली राइज अबाउट 1 सेकेंड पर वेंटिलेशन। और जो वेंटिलेशन है यानी कंप्रेशन की रेट तो हमने जो है वो पढ़ ली कि तकरीबन 100 कंप्रेशन पर मिनट हमने देना है, लेकिन जो वेंटिलेशन है वो वेंटिलेशन पर सेकंड, एक वेंटिलेशन यानी 1 ब्रीथ पर सेकंड हमने देना है, और 30 कंप्रेशन के बाद हम जो है वो इसके बाद 1 वेंटिलेशन देते हैं, या उसको हम कहते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। और ये रेस्क्यू ब्रीथ की जो स्पीड है वो तकरीबन 1 सेकेंड होनी चाहिए, यानी 2 रेस्क्यू ब्रीथ पर 2 सेकेंड जो है वो हमने देने हैं। Once you begin CPR, do not stop except in one of these situation. जब हम सीपीआर को स्टार्ट करें तो सीपीआर को हमने स्टॉप नहीं करना है जब तक ये वाले सिनेरियो जो है वो हैपन ना हो जाए। यानी मतलब ये है कि ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है जिस टाइम पे हमने सीपीआर को जो है वो फिर हमने जो है वो स्टॉप करना है। तो सबसे फर्स्ट वन, यू सी एन ऑब्वियस साइन ऑफ लाइफ सच इज ब्रीथिंग। जब हमें पता चल जाए कि पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो चुका है तब हमने सीपीआर को स्टॉप करना है। यानी जब हमें पता चल जाए कि हमारा सीपीआर जो है वो इफेक्टिव हो गया, पेशेंट जो है वो बच गया, तो इसके बाद जो है वो हमने सीपीआर को फिर जो है वो स्टॉप करना है। NAED इज अवेलेबल एंड रेडी टू यूज। जब AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जब पहुंच जाए, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं टू पेशेंट, जब वो पहुंच जाए तो इसके बाद हमने सीपीआर को स्टॉप करना है और AED जो है वो हमने अप्लाई करना है। अनदर ट्रेंड रिस्पॉन्डर और EMS पर्सनल टेक ओवर। जब कोई अनदर जो है वो ट्रेंड पर्सन आ जाए, या जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस है जिस तरह रेस्क्यू 1122 के लोग होते हैं, जब वो पहुंच जाए और वो पेशेंट जो है वो ले ले, पेशेंट रिसीव करे, तो इसके बाद आपने पेशेंट उनके लिए छोड़ना है। यू आर टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू। जब आप कंप्लीटली थक जाए, जब आप कंप्लीटली आपकी एनर्जी जो है वो ड्रॉप आउट हो जाए, तब आपने सीपीआर को स्टॉप करना है। द सीन बिकेम्स अनसेफ। जब सीन बिकम्स अनसेफ यानी सीन जब आप देख ले कि सीन जो है वो अनसेफ है, मतलब ये कि पेशेंट जब एक्सपायर हो जाए, पेशेंट जब कंप्लीटली उसके वाइटल साइन, उसके पल्स, सब चीज़ें जो है पुपिल उसकी डायलेटेड हो जाए, तो इसके बाद हमने जो है वो सीपीआर को फिर जो है वो स्टॉप करना है। तो दिस इज द इंडिकेशन जिस टाइम पे हमने सीपीआर को स्टॉप करना है, ये वो वाली सिनेरियोज है जिसके बाद हमने सीपीआर जो है वो परफॉर्म नहीं करना है। बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर चेक, जब हम सीपीआर को स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके बाद पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। यानी सीपीआर से पहले हम इन्वायरमेंट को देखते हैं और कुछ कंडीशंस को हम देते हैं। इज द इन्वायरमेंट सेफ फॉर द पर्सन? यानी जो बंदा सीपीआर दे रहा है ना, तो उसमें वो इन्वायरमेंट जो है वो सेफ है जहाँ पे पेशेंट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे एक पेशेंट को इलेक्ट्रिकल जो है वो वायर उसको अटैच हो चुका है, और उसी जगह पे हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं और उसके साथ जो है वो वायर भी अटैच हुए, तो बजाय उसके कि हम पेशेंट को फायदा पहुंचा दे, हम खुद को भी इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो दे सकते हैं। इज द पर्सन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस? हम ये देखते हैं कि पर्सन जो है, वो बंदा, वो पेशेंट जो है, वो क्लाइंट, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। मतलब ये कि अगर वो कॉन्शियस है तो इट मीन्स कि उसके लिए सीपीआर की जरूरत नहीं है। इफ द पर्सन appear unconscious, step or shake his or her shoulder and ask loudly, are you okay? इसके बाद अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तो इट मीन्स कि पेशेंट के लिए सीपीआर की जरूरत है। तो इसके बाद हम पेशेंट की सेंसेस को देखने के लिए हम उसको टैप कर लेते हैं, शोल्डर से हम उसको आवाज देते हैं कि आर यू ओके, और इसके बाद जो है वो हम पेशेंट की ब्रीथिंग को देखते हैं। और ये जितना भी टाइम है इसमें तकरीबन हमने मोर देन 10 सेकंड जो है वो वेस्ट नहीं करना। यानी विद इन 10 सेकंड हम एक पेशेंट की कंडीशंस को देखते हैं, लिसन, फील और लुक, लिसन एंड फील की जो फिनोमेना है वो हम एक पेशेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। और ये हम देखते हैं कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, ये बिल्कुल जो है उसको कोई प्रॉब्लम्स है, या वैसे जो है उसको जो है किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी रदर दिन द कार्डियक, रदर दिन द रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो इस तरह अनकॉन्शियस हो चुका है। इफ द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड और यू आर विद अनदर पर्सन, यू कैन हेल्प, हैव वन पर्सन कॉल 911 और द लोकल इमरजेंसी नंबर, जिस तरह पाकिस्तान में 1122 यूज होता है, एंड गेट द एडी। इफ वन इज अवेलेबल, हैव द अदर पर्सन बिगिन सीपीआर। यानी मतलब ये कि जब आप अकेले हो तो आपने सबसे पहले जो है वो जाना है 1122 को आपने कॉल करना है। इसके बाद अगर कोई दूसरा है तो आपने उसको बताना है कि आप 1122 को कॉल करें, और इसके बाद जो है आप डायरेक्टली सीपीआर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर अलोन एंड हैव इमीडिएट एक्सेस टू अ टेलीफोन, कॉल 11
911 या पाकिस्तान में जो यूज़ होता है 1122 आर यूर लोकल इमरजेंसी नंबर फॉर बिगिनिंग बिफोर बिगिनिंग CPR गेट द ED इफ़ वन इज़ अवेलेबल। यानी मतलब यह है कि सबसे पहले हमने 1122 को कॉल करना है ताकि वो ED और इमरजेंसी के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो लेके आए, और इसके बाद डायरेक्टली हमने CPR स्टार्ट करना है। एज सुन एज ED इज़ अवेलेबल डिलीवर फोन शॉक इफ इंस्ट्रक्टेड बाय द डिवाइस देन बिगिन CPR। इसके बाद जब ED को लाया जाए, यानी फॉर एग्जांपल रेस्क्यू 112 को आपने कॉल की, वो लोग आ गए और इसके पास ED था, तो डायरेक्टली पेशेंट को जो है वो ED की लीड्स लगाया जाए या ED के जो पैड्स है वो लगाए जाए, और इसके बाद पेशेंट को एक शॉक दिया जाए, और इसके बाद जो है आप उसको CPR जो है वो स्टार्ट करें। तो ये बिफोर CPR ये कुछ सिनेरियोज है कि सबसे पहले जो है आपने इमरजेंसी जो रिस्पॉन्डिंग्स होते हैं, इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको आपने इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो लोग आ जाए और वो ED को मेक श्योर करे, वो ED को लेके आए, और इसके बाद जो है आप CPR स्टार्ट करें। तो ये बिफोर CPR स्टार्टिंग ये प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। CPR स्टेप क्विक रिफरेंस, यानी जैसे भी आपको पता चल जाए, यानी लुक लिसन एंड फील की फिनोमेना आपने देख ली और आपको फील हो गया कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, डायरेक्टली आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल करना है या आस्क समवन एल्स टू, या आपने किसी दूसरे बंदे को जो आपके साइड के साथ खड़ा हुआ है आपने उसको बताना है कि आप 1122 को कॉल करें और आप डायरेक्टली जो है वो CPR स्टार्ट करें। ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर वे। इसके बाद पेशेंट को बेस्ट ऑप्शन ये कि पेशेंट को ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटा दे, और पेशेंट को बैक के ऊपर जो है यानी उसको सुपाइन पोजीशन के ऊपर जो है वो आप लेटा दे और उसकी एयरवे को ओपन करे। चेक फॉर ब्रीथिंग, इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट CPR। इसके बाद ब्रीथिंग को चेक किया जाए, पेशेंट की लुक लिसन फील की जो फिनोमेना है वो अप्लाई करें फॉर 10 सेकंड बट नॉट मोर देन 10 सेकंड, और इसके बाद डायरेक्टली जो है वो CPR स्टार्ट करें। परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रीथ। इसके बाद CPR देखिए, पहले में CPR के लिए जो फिनोमेना यूज होता था स्टेप, वो हम ABC की बात करते थे, एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अभी जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है वो है CAB, यानी सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। यानी पहले जो है वो हम पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे थे, लेकिन अभी उसको मॉडिफाई किया गया और हम सबसे पहले जो है वो पेशेंट को जो है वो देते हैं चेस्ट कंप्रेशन। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल जब आपको पता चल जाए तो आपने पेशेंट को 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रीथ, और इसके बाद जो है वो 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, और रेस्क्यू ब्रीथ की जो ड्यूरेशन है पर सेकंड एक ब्रीथ देना है। लेकिन जब हम बच्चों की बात कर लेते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर इनिशियल 5 रेस्क्यू ब्रीथ हम देते हैं और इसके बाद हम उसको 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, क्योंकि जो इनिशियल हमने बात की कि बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ द रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम रदर देन द कार्डियक प्रॉब्लम। तो इसी वजह से बच्चों में, इन्फेंट में जब हम CPR कर लेते तो इन्फेंट में सबसे पहले जो है वो हम 5 जो है वो वेंटिलेशन देते हैं, 5 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, और इसके बाद हम जो है वो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। रिपीट अंटिल एन एम्बुलेंस और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटेड अराइव। इसके बाद ये 30 चेस्ट कंप्रेशन और इसके अलावा ये 2 रेस्क्यू ब्रीथ ये हमने कंटिन्यू करना है जब तक ED ना पहुंच जाए, या जब तक कोई एम्बुलेंस वगैरह ना पहुंच जाए, और जब तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ट्रांसफर ना कर जाए, तब तक हमने ये स्टेप जो है वो अप्लाई करना है। तो ये स्टेप से क्विक रेफरेंसेज है, यानी क्विक आपने ये स्टेप जो है वो अप्लाई करना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो CPR है, तो सबसे पहले जो स्टेप्स है, कॉल 911 और आस्क समवन एल्स टू। यानी सबसे पहले हमने ये किसी डेवलप कंट्री का कोड है 911, पाकिस्तान में जो हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्क्यू 111122 को। तो हमने 1122 को कॉल करना है, या अगर कोई दूसरा बंदे तो हमने उसको बताना है कि आप 1122 को कॉल करें, और हमने डायरेक्टली जो है वो CPR स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेप पे, ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर एयरवे। इसके बाद हमने पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन पे रखना है। हेलो, इसके बाद जो है इफ़ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट CPR। अगर हमें पता चल जाए कि पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर सकता, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, तो डायरेक्टली हमने जो है वो CPR स्टार्ट करना है। तो CPR में जो सबसे केब वाला जो फिनोमेना है, यानी सबसे पहले जो है वो हम कंप्रेशन देंगे, यानी सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए तो हम 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, और इसके अलावा 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, और इसके अलावा रिपीट अंटिल एन एम्बुलेंस और ED अराइव। यानी ये हमने रिपीट करना है जब तक जो है कोई एम्बुलेंस ना पहुँचे, या जब तक कोई ED जो है वो ना पहुँचे। इसके बाद जो चेस्ट कंप्रेशन है, तो एडल्ट के लिए जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रेस डाउन उसकी 2 इंचेस जो है, हमने उसकी जो चेस्ट है उसको प्रेस करना है, और ये तकरीबन 5 to 6 सेंटीमीटर जो है वो आ जाता है। इसके अलावा जब हम चाइल्ड की बात कर लेते हैं तो 2 इंचेस या तकरीबन 5 सेंटीमीटर जो है वो हमने प्रेस करना है। जब हम इन्फेंट की बात कर लेते तो फिंगर टिप हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसमें तकरीबन 1.5 इंचेस या
हम तकरीबन 4 सेंटीमीटर जो है वो हम उसको नीचे दबा लेते हैं। तो एडल्ट में कंप्रेशंस के लिए हम दोनों हैंड इस्तेमाल कर लेते हैं, चाइल्ड में हम वन हैंड इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके अलावा इन्फेंट में हम जो है वो जस्ट फिंगर टिप्स इस्तेमाल कर लेते हैं। परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन एट अ रेट ऑफ 100 पर मिनट, लेटिंग द पेशेंट चेस्ट राइज बिटवीन ईच कंप्रेशन। यानी 30 चेस्ट कंप्रेशन जो है वो हमने देना है, इसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, और 100 कंप्रेशन पर मिनट हमने देना है। और ये कंप्रेशन इस तरह होनी चाहिए कि चेस्ट जो है और रिकॉइल्स भी करे, यानी इस तरह नहीं है कि बिल्कुल हम इतनी ज़्यादा फास्टली जो है उसको कंप्रेशन दे रहे हैं, बल्कि चेस्ट को हम डायलेशंस के लिए भी टाइम देना चाहिए ताकि वो चेस्ट जो है वो रिकॉइल हो जाए। इसके बाद जो रेस्क्यू ब्रीथ है, तो रेस्क्यू ब्रीथ के लिए हम ओपन एयर वे बाय लिफ्टिंग द चीन स्लाइटली, हम पेशेंट की जो चीन्स होती है, ये जो पिक्चर में पोजीशन दी गई है, तो हम चीन को थोड़ा सा जो है हम जो है उसको ऊपर कर लेते हैं, पेशेंट के हेड को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि उसकी एयर वे को हम क्लियर करें। वॉच फॉर चेस्ट राइजिंग। इसके बाद जब हम रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं तो रेस्क्यू ब्रीथ के टाइम में हमने चेस्ट की तरफ देखना है, यानी ब्रीथ का हमने जो है वो देना है पिंच नोज एंड गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ। जब हम ओरल ब्रीथ देते हैं तो ओरल ब्रीथ में हम उसकी नोज़ को पिंच कर लेते, नोज़ को बंद कर लेते ताकि वो एयर नोज़ के थ्रू जो है वो बाहर ना निकल जाए और वो एयर जो है वो चला जाए और वो पहुंच जाए टुवर्ड्स देयर लंग्स। इसके बाद जो समरी है, यानी हम थोड़ा सा जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो समराइज कर लेते हैं। CPR इज़ अ लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर। CPR जो है ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे और सबसे मोस्ट यूजेबल जो टेक्निक्स है वो है CPR। इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव समवन चेंज ऑफ सर्वाइविंग इफ देयर सफर अ हार्ट अटैक और स्टॉप ब्रीथिंग फॉलोइंग एन एक्सीडेंट और ट्रॉमा। कोई भी पेशेंट जिसको कार्डियक अरेस्ट हो, जिसको हार्ट अटैक हो, या जिसकी लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेशन जो है वो स्टॉप करे, तो इस कंडीशन में द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर इज CPR। द स्टेप्स वेरी डिपेंड अपॉन whatever the person is an infant, child or adult. However, the basic cycle of chest compression and rescue breath will remain the same। यानी प्रोसेस पे थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों में, और इसके अलावा जो है वो एडल्ट में, जिसकी हमने पहले भी बात की कि थोड़ा सा डिफरेंट जो है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट। तो इस बेस पे थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंट है। ओनली यूज CPR व्हेन इन एडल्ट हैज स्टॉप ब्रीथिंग। CPR तब हमने करना है जब पेशेंट की ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। चेक द पर्सन टू सी वट एवर दे रिस्पॉन्ड टू वर्बल और फिजिकल स्टिमुलाई बिफोर स्टार्टिंग CPR। और इसके अलावा जो लिसन, लुक, लिसन और फील की जो स्टेप्स है, जिसको हमने 10 मिनट्स के लिए हमने जो है वो 10 सेकंड के लिए हमने परफॉर्म करना है, तो इस टाइम पे हमने देखना है। और जब पेशेंट की कोई भी फिजिकल स्टिमुलस ना हो, कोई भी उसकी रिस्पॉन्स ना हो, तो इसके बाद जो है वो हमने स्टार्ट करना है, उसके लिए जो है वो हमने CPR। और इसके अलावा CPR की जो बेसिक यानी प्रैक्टिकल CPR की जो डिमॉन्स्ट्रेशंस है, उसके लिए जो है 2 वीडियोज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोज़ है जिसमें स्टेप वाइज जो है वो परफॉर्म किया गया है। तो वो वीडियोज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ से जो है उसकी लिंक पे आप जो है वो क्लिक करें, तो वहाँ से आप लोग जो है उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।